नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज 26 जनवरी है। गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है आज। लेकिन हम गणतंत्र की रक्षा करने के लिए एक सिपाही खड़ा हो गया है और उस सिपाही के साथ पूरे देश को खड़ा हो जाना चाहिए। मैं इसका आह्वान भी करने आया हूं। लेकिन कैसे एक सिपाही लगातार धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, धुआंधार। कोई भी गेंद आ रहा है तो बाउंड्री के पार जा रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था कि सिंगल्स में उनका यकीन नहीं है और ना ही फोर में। टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है। अब ये जो छक्का उनका चल रहा है, ये लॉन्ग ऑफ पे भी है, लॉन्ग ऑन पे भी है, मिड विकेट पे भी है और इधर गली में भी है, स्लिप में भी है और थर्ड मैन पर भी है। हर तरफ धुआंधार बल्लेबाजी। मैं बात कर रहा हूं अपने चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी की। सूर्यकांत जी इस देश को बचाने के लिए ऐसा लगता है कि उन्होंने गंगा जल और तुलसी का शपथ ले लिया है। गंगा जल हाथ में शपथ लिया है कि हम जब तक हैं जुडिशरी को ठीक करके ही जाएंगे। एक तो शपथ उनकी है और दूसरी बात, सिर्फ खाली छक्का नहीं लगा रहे हैं कि साहब मिला गेंद वो छक्का मार रहे हैं। नहीं, छक्का खाली नहीं मार रहे हैं, गुगली फेंक रहे हैं, गुगली। और गुगली में बड़े बड़े सूरमा क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। उनको गेंद समझ में नहीं आ रही है, गेंद आ किधर से रही है, ऑफ स्टंप पे जाना है, लेग स्टंप पे जाना है, खेलना कैसे है। क्योंकि अभी तक वो क्या कर रहे थे, वो चाइनामैन को समझ गए थे। तो चाइनामैन फेंके जा रहे थे, वो जज साहब बैटिंग करते थे और वो बॉलर जो है वो अपना समझते थे। लेकिन बोल्ड हो रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जुड़ गए हैं और आज नीलेश ओझा जी आपको विस्तार से बताएंगे कि हमारे श्रीमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी किस प्रकार से जुडिशरी को बचाने के लिए, न्यायिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता, समानता को बचाने के लिए किन किन तरीकों से काम कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बातचीत नीलेश जी से। नीलेश जी, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं। नहीं, आप तो थोड़ा सा दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, आप तो इंजीनियर भी हैं। लेकिन आप कॉमन मैन के दर्द को, पीड़ा को समझते हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं नीलेश जी कि हमारे सीजीआई कॉमन मैन के लिए कैसे खड़े हो रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज मैं बताता हूँ, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सूर्यकांत जी कॉमन फैमिली से आए हैं। तो अभी हाँ, मैं आपको सिर्फ एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, लोगों ने ये बात ख्याल में रखना चाहिए कि वो भी आखिर में इंसान है। आप लोग इतना ज्यादा ऐसे एक्सपेक्टेशन करेंगे, कोई जादू की हाथ में छड़ी है नहीं कि तुरंत हो जाएगा। और दूसरी चीज, इजी नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम, उसमें एक व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ जाके काम करेगा तो फिर उसको तकलीफ देने वाले अब क्या है, वो भी लोग आ जाते हैं। लेकिन उसमें भी ये अपने से जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर रहे हैं। तो ये तो कोई उसमें दो राय नहीं है, उसके लिए उनको सैल्यूट। लेकिन कभी कभी मतलब हर बात पे जज मत कीजिए आप। अगर कभी कभी हो जाता है तो सिस्टम में मान के चलिए कि उनका उद्देश्य बहुत सही है। सिस्टम में कुछ 19-20 करके करके वो लाइन गाड़ी मतलब पूरी लाइन पे ला रहे हैं न्यायपालिका की। तो ये एक बेसिक बॉटम लाइन, उसको जो बोलते हैं राइडर, ये है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो उनको संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है प्रत्येक दिन। हाँ, अभी मैं उसका क्योंकि अभी तक सिस्टम को जिन्होंने कब्जे में किया हुआ है उससे निकाल करके पटरी पर लाना बहुत आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ, अभी मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप ये गौर कीजिए
कि एक केस आया, किसका केस आया, जस्टिस गंगोपाध्याय थे कैलकाटा हाईकोर्ट के, जिन्होंने ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी से लेके और जो जो करप्शन थे सरकार के, इसके खिलाफ सीबीआई, उसके खिलाफ ईडी, उसको बोले इन्वेस्टिगेट कर, रेड मारा, 65 करोड़ घर पे मिला, सब चालू था उनका। आप गौर करो सिस्टम कैसा काम करता था उस समय। आप कंपेयर कर लीजिए आज के सीजीआई हमारे आदरणीय सूर्यकांत जी और उस समय के वो जो डुप्लीकेट थे, वो डिसऑनेस्ट पर्सन चंद्रचूड़। तो अब मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, अच्छा। प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, अभी सब जनता जान जाएंगे, रुकिए। अब गंगोपाध्याय जी ये बिल्कुल मतलब सूर्यकांत जी के ही स्कूल ऑफ थॉट्स वाले, उन्होंने क्या किया, और अग्रेसिव थे, पर फर्क पड़ता है ना, एक हाईकोर्ट जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है साहब, बिल्कुल फर्क पड़ता है। वर्ड ख्याल में रखिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट होता है, बट ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये बहुत इंडिया है, यस बिल्कुल। मतलब पूरे न्याय की पूरी फिलॉसफी के उत्तुंग शिखर पर बैठे हुए हैं ये। हेड है, हेड पूरा, मतलब जुडिशरी के फादर है, समझो पितामह है जुडिशरी के। हाँ, ये पोस्ट इतनी बड़ी पोस्ट है। यस, अरे वो व्यक्ति राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। वो जो सीजीआई होता है, सीजीआई वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यस, उनको अधिकार है देश के किसी भी हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज के पास से काम निकाल लेने का, ऑर्डर करने का। उसको कोई जुडिशियल काम ना दिया जाए, यह ऑर्डर करने का अधिकार इनके पास है इन हाउस प्रोसीजर के तहत। तो ये एक उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑर्डर बोले, जो सब अधिकार इनके पास है। इतनी बड़ी पोस्ट है ये। आप आते हैं मुद्दे पे, तो जस्टिस गंगोपाध्याय जी ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद में उस समय अभिषेक मनु सिंघवी और जस्टिस चंद्रचूड़ का जो गठजोड़ था, उन्होंने क्या किया, उस ऑर्डर को स्टे करा दिया। अब मुझे इतना बताइए, एक मामले का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है, इतना बड़ा करप्शन है, सरकार मतलब सरकार के मिनिस्टर वगैरह आरोपी है, नेचुरल बेसिक लॉ है, उसको किस आधार पे तुमने स्टे किया भाई? सीजीआई चंद्रचूड़ को और अभिषेक मनु सिंघवी को क्या दिक्कत हो गई? कोई बात नहीं, कर दिया तुम लोगों ने। अब इन्होंने इधर किया तो ईडी ने दूसरे मैटर में रेड मारा, वहां उसके घर पे 65 करोड़ मिल गए, इनकी पोल खुल गई सब। तो फिर बड़े बेमन से वो स्टे हटाना पड़ा, जो भी हो गया। अब यहाँ आगे का खेल यहां से शुरू होता है। अब जो एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी हो या जस्टिस चंद्रचूड़ हो या फिर उनके बीच के जो दलाल हो कि जिन्होंने हजारों करोड़ का डीलिंग किया होगा, ये स्टे कराओ या ये कराओ या जो भी कराओ, अब वो लॉबी को झटका बैठ गया। फिर वो लॉबी ने क्या किया, वो लॉबी ने आरोप किया जस्टिस गंगोपाध्याय जी पे और उनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया। पिटीशन ड्राफ्टेड बाय दिस जेंटलमैन अभिषेक मनु सिंघवी, ड्राफ्ट सेटल बाय, मतलब सीनियर काउंसिल ड्राफ्ट नहीं करता, ड्राफ्ट सेटल करता है। और वो खुद का वकालतनामा नहीं होता, वकालतनामा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का होता है, वो जस्ट आर्ग्यू करते हैं। तो ये सीनियर काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी उसमें अपीयर हुए और ड्राफ्ट उनका सेटलिंग था। तो उसमें उन्होंने एलिगेशन किए अगेंस्ट जस्टिस गंगोपाध्याय। अब आपको इनका डबल स्टैंडर्ड बताता हूं मैं, सीजीआई चंद्रचूड़ का। तो ये करप्शन नहीं तो फिर करप्शन क्या, आप सुनिए। जब प्लीडिंग में जज के खिलाफ बिना प्रूफ के मैलाफाइड इंटेंशन या ऐसे स्कैंडलस एलिगेशन किए गए जस्टिस गंगोपाध्याय के ऊपर, एफिडेविट
साइन किया अभिषेक बैनर्जी ने, ममता बनर्जी के भांजे ने, और ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर यही सुप्रीम कोर्ट दूसरे पिटिशनर को, एडवोकेट को, आर्गुइंग सीनियर काउंसिल को कंटेम्प्ट का नोटिस निकालता है। 2022 का जजमेंट है, वो टीकमगढ़ का जो यह है मत्स्य कमीशन वगैरह, सरकार के लोगों पे, सीनियर काउंसिल पे कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला, हो गया। यही जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली के एडवोकेट वीरेंद्र सिंह को इसी ग्राउंड पे बोला, नहीं तुम्हारी 6 महीने की जेल बिल्कुल सही है। सो मिस्टर चंद्रचूड़, ये अभिषेक मनु सिंघवी क्या तुम्हारा रिश्तेदार है या तुम्हारा कोई दामाद है? इसके खिलाफ में तुमने वही ग्राउंड पे कंटेम्प्ट नोटिस क्यों नहीं निकाला, जब जस्टिस गंगोपाध्याय के खिलाफ में वैसे ही एलिगेशन की इन्होंने एफिडेविट पे, क्यों नहीं निकाला? नहीं, एक मिनट, जस्टिस के खिलाफ इसके पहले जो आरोप निकाला तो कंटेम्प्ट नोटिस निकाल करके जेल किया चंद्रचूड़ ने, और जब मनु सिंघवी ने जस्टिस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया तो चंद्रचूड़ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, उनको फिर आ गया, उनको चक्कर आ गया ना, उसको क्या बोलते, सिलेक्टिव एमनेसिया, मतलब कुछ चीज दिखती नहीं है, थोड़ी देर के लिए अंधे हो गए हो, तो हो गया थोड़ी देर के लिए अंधे हो गए। हाँ, उसके आगे का जोक बोलता हूं मैं, चलो कोई बात नहीं, तुमने नहीं किया। कई रिटायर्ड जजेस, कई मतलब अच्छे वकील इन्होंने कांटेक्ट किया, बोले सर इसके ऊपर कार्रवाई करना है, ये अच्छे जज को तकलीफ दे रहे हैं। मैंने बोला बिल्कुल, हमने एफिडेविट के साथ केस फाइल किया उसी मैटर में, इसी जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने। हमने कहा ये इन्होंने ड्राफ्ट किया है, ये आपका ही लॉ है, चलो निकालो कंटेम्प्ट का नोटिस एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ, और उसके ऊपर परजुरी का भी केस करो। उसने ये झूठा प्लीडिंग किया, उसके खिलाफ भी, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भी। मैटर लिया ही नहीं रिटायरमेंट होने तक। बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने वो हटा के नए जो पिटीशन फाइल किया, उसमें बराबर वो वर्ड हटा दिया जज के खिलाफ के, मतलब तुम्हारे पहले आरोप झूठे थे साबित हो गया। जो पहले आरोप लगाया था वो हटा दिया नेक्स्ट इसमें, वही अभिषेक बैनर्जी ने, यही एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो ये जो है ना, उसमें क्या आरोप लगाया था, थोड़ा ये बता दीजिए थोड़ा सा। अरे मतलब ये आदमी डिसऑनेस्ट है, मेरे प्रति इसका पूरा दुराग्रह है, अल्टीरियर मोटिव है, जो भी इस तरह के आरोप है, मैं आपको पूरा एप्लीकेशन भेज देता हूं। तो हमने पूरा जब आपने पिटीशन फाइल किया कि ये पूरा मालाफाइड इंटेंशन से जज को बदनाम करने के लिए किया है और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, वो मैटर तो चंद्रचूड़ ने लिया नहीं, लेकिन इसने चुपके से पतली गली से तुरंत रिफाइन कर लिया, बोला पकड़ा जाओगे, तुम्हारी झूठ पकड़ी गई है। रिफाइन अपने पास एफिडेविट की वेरीफाई नहीं किया, वो मैटर गायब करा, गायब मतलब उसको डिस्पोज ऑफ वगैरह सब ये करा के ऑनरेबल एग्जिट मार के नया जो पिटीशन फाइल किया, उसमें उन्होंने फिर वो आरोप हटा दिए। मतलब ये तो साबित हो गया कि आरोप झूठे थे पहले के। हो गया। तो अभी मुझे इतना बताओ, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो फिर जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए वीरेंद्र सिंह एडवोकेट है, वो उसी ग्राउंड पे दोषी है, 6 महीने की सजा का हकदार है। तो अभिषेक मनु सिंघवी कौन है तुम्हारा? रिश्ता जाहिर करो भाई, आपका कौन लगता है, वो क्या तुम्हारे रिलेशन है, या तो तुम उससे क्या तुम्हारा लेन देन का रिलेशन है, या तुम्हारा दामाद लगता है, या तुम्हारा क्या बेटे का कौन लगता है, ये तो आप डिक्लेयर करो ना। तो ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ में धोखा किया है जस्टिस चंद्रचूड़ ने। तो आज भी वो केस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी को भी जेल होना चाहिए और जस्टिस चंद्रचूड़ को भी जेल होना चाहिए। हाँ, हो गया। तो ये हाँ। अब जस्टिस सूर्यकांत के आने के बाद क्या खेल हुआ? अब आते हैं मुद्दे पे, आते हैं, सुनिए।
तो ये क्या है, इस तरह से ये लॉबी बनाकर डराते हैं, हरास करते हैं। आपको पता है बाद में जस्टिस गंगोपाध्याय जी को रिजाइन करना पड़ा कलकत्ता हाईकोर्ट से, मतलब इनके दबाव में नहीं किया, पर उन्होंने सोचा यार ऐसा है तो यार मेरे को तो फिर मतलब मैं इतना इससे मैं सच कर रहा हूं और मेरे को ऐसा हरास कर रहे, बेटर आई विल रिजाइन। और उसमें एक फिर बाद में वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए। हाँ हाँ, अभी तो सांसद है। हाँ, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, आप देखिए, दूसरा केस बताता हूं मैं आपको, मिस्टर कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल, इनका सनद कैंसिल होना चाहिए, इनका सीनियर काउंसिल का डेजिग्नेशन निकाल लेना चाहिए। इसके मैं प्रूफ बताता हूं 2 मिनट में। अनिल देशमुख का केस था। अनिल देशमुख उस समय महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे। परमवीर सिंह ने आरोप लगाए और हम वन ऑफ द पिटिशनर थे, हमारे एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय, वन ऑफ द काउंसिल मैं था। उसमें डिटेल आर्गुमेंट हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट के तब उस समय के चीफ जस्टिस थे दीपांकर दत्ता जी, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज है। उन्होंने हमारे बातें मानी और सीबीआई को ऑर्डर दिया एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने का। तो उसमें एक विषय आया था कि इनको सुन के लो, किसको, अनिल देशमुख को। अनिल देशमुख को सुन के लो, ये पॉइंट पे हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया। और आपके एकदम नॉन नाम है, कौन सा जजमेंट है, और रोमिला थापर का जजमेंट। तो रोमिला थापर का जजमेंट 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का, और ये इनके ही एकदम क्लोज सीजेआई थे उस समय के, जस्टिस चंद्रचूड़ का बेंच था उसमें, वो बेंच, और जस्टिस खानविलकर, जस्टिस मिश्रा जी का, दीपक मिश्रा जी, वो जजमेंट दिया और हाईकोर्ट ने हमारी बात माना और उसमें ऑर्डर पास किया। आप एक गौर करो, उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अभी बार काउंसिल में केस फाइल हुआ इनकी सनद रद्द करने के लिए, इनका एडवोकेट का लाइसेंस रद्द करने के लिए कपिल सिब्बल का। तो कपिल सिब्बल साहब ड्राफ्ट सेटल करते हैं उनके तरफ से, और सेम आरोपी अभिषेक मनु सिंह भी है। एक के तरफ से अभिषेक मनु सिंह ने ड्राफ्ट सेटल किया, एक के तरफ से कपिल सिब्बल ने ड्राफ्ट सेटल किया। क्या कहते हैं कि आरोपी को सुन के लेना जरूरी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करने से पहले। और ये रिलाय कर रहे डिवाइन रिट्रीट का, सुप्रीम कोर्ट का 2 जज बेंच का जजमेंट, जिसको ऑलरेडी 3 जज बेंच ये रोमिला थापर में ओवररूल कर चुका है। तो ये ओवररूल जजमेंट को रिलाय करके ये पिटीशन लगा रहे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वो वर्ड लिखकर रिजेक्ट किया कि नहीं, आरोपी को सुनना, ये इनका पॉइंट गलत है, आई एम रिजेक्टिंग, डिसमिस हुआ। लेकिन ये आधा न्याय हुआ, ये पूरा न्याय हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नलिन कांति का 2004 का, और एक साजिद मोइल खान का राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है, और ऐसे बाकी और जजमेंट्स है कि कोई भी एडवोकेट, सीनियर काउंसिल ओवररूल जजमेंट पे रिलाय करता है तो वो कंटेम्प्ट का दोषी है, और इट इज फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ये ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो ये जो झूठा कोर्ट को गुमराह करके इनका ऑर्डर लेने का काम चलता था, तो उसके ऊपर एक्चुअली उनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ये इस तरह से इनका ये जो सुप्रीम कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम खा रहे हैं, और कॉमन मैन को फिर उतने अच्छे डिजर्विंग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं दे पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ऐसे लोग टाइम खाते हैं कोर्ट का। लाल बहादुर गौतम में जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने इस पे डायरेक्शन दिया कि ऐसे कोई भी एडवोकेट जो गलत जजमेंट देंगे, जो कोर्ट का टाइम वेस्ट करेंगे, उनके कंडक्ट के बारे में पूरा ऑर्डर में लिखो। और कई मैटर में इनके खिलाफ में बार काउंसिल में रेफरेंस फॉरवर्ड हुई है। अब इनके खिलाफ नहीं हुई है,
तो ये क्या है, ये मतलब पब्लिक में मैसेज किया जा रहा है कि लॉ इज नॉट अप्लाइड इक्वली। ये चलता था पहले। अभी आपके सवाल पे आता हूं, अभी हमारे आदरणीय सूर्यकांत जी आने के बाद में क्या हुआ। एक है आपके सीनियर काउंसिल मिस्टर सिद्धार्थ लुथरा। सिद्धार्थ लुथरा ने कुछ दिन पहले एक आरटीओ की ऑफिसर थी, गीता शेषपाल या कुछ तो भी ऐसी ऑफिसर है, उसके ऊपर क्या हुआ कि अपने कलीग के ऊपर गोली चलाई उसने, वो आरटीओ ऑफिसर है तो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 का केस फाइल किया पुलिस ने। तो जिसको गोली लगी थी उसको कोर्ट ने बोला कि भाई इसके खिलाफ तो केस नहीं बनता है, ऐसा करके, और इसका बेल रिजेक्ट किया। सेशन कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने किया। सिद्धार्थ लुथरा सुप्रीम कोर्ट में क्या बोले पता है? बोले साहब, जो दूसरा को अक्यूज है ना, उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया लेकिन मुझे नहीं मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके इनको बेल दे दिया कि भाई ये कह रहे हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का भी गलती है, सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई करना चाहिए था कि ऐसा ऑर्डर है क्या कुछ। वे ये कर दिया और उनके ऊपर आरोप लगे, सिद्धार्थ लुथरा पे आरोप लगे। आप देखेंगे तो अभी 2 साल पहले के ब्लॉग है, अवेलेबल है, कि इन्होंने 10 करोड़ रुपए जज के नाम पे लिया, ऐसे आरोप लगे उनपे, और ऐसा ऑर्डर करा के लिया कोर्ट को गुमराह करके। अब ये हो गया उनका। उसके ऊपर में एक परज्यूरी का पिटीशन फाइल हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में। ये एक अलग पार्ट, छोड़ दीजिए। उस समय जज क्यों स्ट्रिक्ट नहीं है उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रही है, ये एक अलग विषय चर्चा है। आते हैं अभी यही सिद्धार्थ लुथरा आ गए हमारे माननीय सीजीआई सूर्यकांत जी के कोर्ट में, और उसी मुद्दे पर सिद्धार्थ लुथरा की सनद रद्द करने के लिए, मतलब उसका एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए दिल्ली बार काउंसिल में केस फाइल हुआ। दिल्ली बार काउंसिल में अभी मतलब फाइल कर दिया है कंप्लेंट, चलो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। हाँ, तो सूर्यकांत जी के कोर्ट में एक पिटीशन लेके आ गए। वो आर्म्स डीलिंग वाला, शायद कौन था, अगस्टा वेस्टलैंड है, कौन सा, तो आर्म्स डीलिंग का एक बड़ा केस है। तो वो मैटर में आरोपी की तरफ से उन्होंने अर्जी लगाया। उन्होंने बोला कि ईडी का ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके लिए हमारा पिटीशन है। सूर्यकांत जी ने 1 मिनट में इनका पकड़ लिया। सूर्यकांत जी ने जिस टोन में उनको बोला है ना, ये पूरा करप्ट और डिसऑनेस्ट सीनियर काउंसिल की लॉबी घबरा गई है, और खास करके दलाल लोग घबरा गए, जिनके अरबों के डील होते थे मैटर में। तो लुटियन के दलाल के साथ जो इनकी बैठक होती रहती थी, लुटियंस जोन के। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, हाँ, सूर्यकांत जी ने बोला, मिस्टर लुथरा, आपके क्लाइंट के पास पैसा है तो कुछ भी एक अर्जी लगाएगा, नीचे का कोर्ट का प्रोसीडिंग रुका देगा, और जो बेचारे दूसरे जो कॉमन सिटीजन है उनके खिलाफ के जो केस चल रहे हैं कॉमन मैन के, वो लाखों लोग, वो तो बराबर, उनके पास वकील नहीं है, उनके पास ऐसा सुप्रीम कोर्ट तक आने का, बड़े वकीलों को फी देने का ये नहीं है, ऐसे टेक्निक नहीं है, तो बेचारे उनके तो रेगुलर केस चल रहे। नहीं सुनूंगा तुम्हारी पिटीशन। बोले नो, नथिंग डूइंग, चुपचाप कॉमन मैन की तरह नीचे जाके केस लड़ो। निचली अदालत में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आओ। ये केस निचली अदालत, हाँ, निचली अदालत में जाओ, और कॉमन आरोपी जिस तरह से केस लड़ रहा है वैसे ही तुम्हारे क्लाइंट का केस चलेगा, कोई तुमको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। तो पैसा है तो यहाँ आ गए तुम। हाँ, और ऐसे नए नए टेक्निक निकालोगे। तो फिर उन्होंने क्या बोला, मिस्टर लुथरा ने बोले, सर लेकिन ये जो मुद्दा है ना, बोले ऑलरेडी इस पे एक रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, तो उसमें ये मुद्दा कंसीडर नहीं किया। बोले सुनो, वो मुद्दा हम कंसीडर करेंगे, तुम क्या कुछ चिंता कर रहे हो, पर इसकी तो केस चलाओ नीचे तुम। बोले एज ए वकील तुम आओ ना,
एज ए वकील तुम आओ, तुम वो मुद्दे में बोलो, और वो पेंडिंग रखकर नीचे तुम्हारा चलाने का ये टेक्निक भी नहीं चलेगा, अगले महीने से मैं उसकी भी हियरिंग लगा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी अभी कपिल सिब्बल साहब ने कहा है कि ये जो लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने जो केस क्लोज कर दिया था, उस पर फिर दोबारा केस को ओपन करने का कोई अधिकार ही नहीं है, अदालत में कह रहा है। तो उस पर कहा गया कि मिसलीड मत करिए, और नहीं सुनिए, एसआईआर वाले मुद्दे पर भी मिसलीड कर रहे हैं वो। नहीं सुनिए, क्या है, एक साथ अभी तो सूर्यकांत जी वन बाय वन स्टेप कर रहे हैं, और हमें आशा है कि बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब इसी सुप्रीम कोर्ट में कहा जाएगा कि मिस्टर सिब्बल, आपने फ्रीवोलस आर्गुमेंट किया, ओवररूल आर्गुमेंट किया, आपके खिलाफ हम कंटेम्प्ट का नोटिस निकाल रहे हैं, आपको परजुरी में हम प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर रहे हैं, ये हम देखना चाहते हैं बहुत जल्दी वो दिन। तो अभी मैं आता हूं मुद्दे पे, देखिए। लेकिन ये तो करवाना चाहते हैं सर, ये तो वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो हम इसको पॉलिटिसाइज कर देंगे कि देखिए अब तो वकीलों को आर्गुमेंट से रोका जा रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं। वकीलों को नहीं, सुनो, वकीलों को नहीं, डिसऑनेस्ट वकीलों को आप ईमानदारी से आर्गुमेंट कीजिए। अगर जज आपको रोकता है तो आपके पास में रेमेडी है, वो ऑर्डर खारिज होता है। देखो, एक लैंडमार्क जजमेंट है, मैं आपको जजमेंट दे दूंगा। लेकिन सभी भ्रष्टाचारी के वकील क्यों हो जाते हैं, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सुनिए, एक मिनट, अभिषेक बनर्जी के भी ये वकील हो जाते हैं। नहीं, ये तो खैर इनका अधिकार है, वकालत तो खैर वो कंसल्टेशन तो देना अधिकार है। नहीं, आदमी कितना भी उसके खिलाफ जो भी आरोप रहे, वकील का एक जिम्मेदारी। आपको अगर किस्सा याद होगा, 20 जनवरी को जस्टिस विक्रमनाथ जी के कोर्ट में एक विषय चल रहा था स्ट्रीट डॉग का, उसमें जस्टिस विक्रमनाथ जी ने वो सीनियर काउंसिलर राजू रामचंद्रन, उनको एक सवाल पूछा, बोले आपने उनका इंटरव्यू देखा क्या मेनका गांधी का, उन्होंने कोर्ट के खिलाफ में क्या टिप्पणी की है? तो राजू रामचंद्रन ने जवाब दिया कि बोले हाँ देखा है। तो बोले फिर भी आपने ब्रीफ एक्सेप्ट किया? तो बोले मैंने तो कसब का ब्रीफ एक्सेप्ट किया था, व्हेन आई कैन रिप्रेजेंट कसब, आई कैन वेरी वेल रिप्रेजेंट द लेडी हु इज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। तो देखिए, ये जो विषय है ना, कोई व्यक्ति किसका ब्रीफ लेगा इस पे कोई ऑब्जेक्शन ले नहीं सकता। हाँ, लेकिन कुत्ते वाले, डॉग वाले मामले पे एक और मोहतरमा आई थी, वो मोहतरमा थी शर्मिला टैगोर जी, उनके वकील भी मौजूद थे। तो डॉग वाले मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट ने, इसी को कहते हैं सर, आप जो कहते हैं ना कि टॉप पे अगर कोई कॉमन मैन का रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाए तो उसका इंपैक्ट क्या होता है। उन्होंने कहा कि ये सारे वकील जो हैं, आप तो 10-15 कुत्ते रखते हैं, कुत्ते से कोई परेशानी नहीं है, कुत्ता एक बढ़िया जानवर है, सबको रेस्पेक्ट है, लेकिन ये आप लोग जो ऑर्फेंट बच्चे हैं, ह्यूमन ऑर्फेंट भी हैं, उनको भी जरा गोद लीजिए, कुत्ते को तो ले रहे नहीं सुनिए, तो डॉग लवर फरार हो गया और उसके बाद बोलो खबरदार, यहां से भागो, यहां से। देखो, अभी ना आपको मैं बताता हूँ, अभी बहुत अच्छा लाइन है, मतलब सूर्यकांत जी की लीडरशिप में क्या होता है मालूम है क्या? अगर लीडर सही है तो फिर पूरा डिपार्टमेंट सही रहता है, मतलब हाँ, उसकी मतलब ये भी रहे ना तो भी उसको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, इवन करप्ट भी हिसाब में रहते हैं। तो क्या सिब्बल और सिंघवी के खिलाफ कोई पिटीशन इनके अदालत में है क्या? आप जो कह रहे हैं कि कोई इनके डिसऑनेस्टी या इन्होंने, मैं वन बाय वन आ रहा हूँ, सुनो। तो अभी जो मुद्दा पहला आपका एक मैं क्लियर करता हूँ, क्या रहता है, दोनों चीजें, किसी वकील ने किसी का ब्रीफ लिया इसके लिए उसके ऊपर आरोप नहीं करने का, हाँ, उसका रीजन और एक मैं क्लियर कर देता हूँ, अपन बैलेंस रहना है, जहां गलती है वहां नहीं छोड़ना है। इसका अपना जस्टिस मार्कंडे काटजू और ये है क्या नाम है उनका, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, इनका एक लैंडमार्क जजमेंट है।
वो लैंडमार्क जजमेंट है। एक मिनट में बता रहा हूं आपको। हाँ, एएस मोहम्मद रफी वर्सेस तमिलनाडु 2011 का। तो अभी उस लैंडमार्क जजमेंट में उन्होंने गीता वगैरह कोट करके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह करके एक्सप्लेन किया, पूरे इंटरनेशनल लॉ, इंडियन लॉ सब मिला के। उन्होंने कहा कि एडवोकेट को जज नहीं करना है अपने क्लाइंट को, लीगली उसको क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है उसके बारे में उसको बोलना है, उसके बारे में उसको डिफेंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये और कुछ बार एसोसिएशन क्या करते थे, रिजोल्यूशन पास करते थे कि इस व्यक्ति का वकालतनामा कोई नहीं लेगा। उसके ऊपर वो जजमेंट आया कि ये सारे ऐसे डिसीजन, सारे ऐसे वकालतनामा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, और दैट पीपल आर नॉट फॉलोइंग द मैसेज ऑफ गीता। भगवत गीता को भी कोट किया उन्होंने। हो गया। अब ये एक पॉइंट है, उस पर हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप किसका भी केस लड़ो, नो प्रॉब्लम। अभी अनोखे लाल का केस है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का 2025 का सोवरेन प्रजापति का केस है, उसमें कहा कि वो क्लाइंट के पास अगर वकील नहीं है तो वकील देने का जिम्मेदारी जज का है, वो भले ही ना मांगे कोर्ट उसको वकील दे, तो ये उसका अधिकार है, उस पर अपन नो ऑब्जेक्शन। सिब्बल साहब, मनु सिंघवी साहब किसका भी केस लड़िए, लेकिन केस लड़ते समय उनकी क्या जिम्मेदारी है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1927 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फुल बेंच बैठा था, री अहमद अशरफ वकील, री यानी सुमोटो। उसमें एडवोकेट को क्लाइंट का झूठा प्लीडिंग काउंटर साइन करने के लिए 10 साल की सजा देके प्रैक्टिस उसकी खत्म कर दी, प्रैक्टिशनर सस्पेंडेड। कब का जजमेंट है? 1927 का, प्री इंडिपेंडेंस। हाँ, और आज भी वो लॉ लागू है। और अच्छा, मतलब 102 साल के बाद भी, 100 साल के बाद भी वो लॉ लागू है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अरे फॉलो करते हैं अभी भी भाई, लो लैंडमार्क है। और अभी लेटेस्ट एक जजमेंट आया 2024 में सुप्रीम कोर्ट का, कुशा दुरुगा का। उसमें उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर काउंसिल की धुलाई की अच्छे से, उन्होंने कहा कि आप कोई पोस्ट ऑफिस तो हो नहीं, आप की जिम्मेदारी है जो भी प्लीडिंग है वो सही है क्या और लॉ में बैठती है क्या, ये आपको कोर्ट में सबमिट करना है। अगर आप कोर्ट को गुमराह करने का ट्राई करोगे, देन यू आर ऑल्सो इक्वली लायबल। उसमें क्या कहा कि ये कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, ये सिद्धार्थ लूथरा हो, या और भी कोई वकील हो, जूनियर वकील क्यों ना हो, सीनियर की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि सीनियर रोल मॉडल रहते हैं ना जूनियर के, तो ये सिखाओगे क्या आप जूनियर को? तो इनकी जिम्मेदारी क्या है कि ईएस रेड्डी का बहुत बढ़िया जजमेंट है, जिसको अभी 2025 में सीजीआई के बेंच ने फॉलो किया। क्या ऐसा मान के चलिए कि एक मैटर में एक कॉमन मैन, गरीब आदमी आ गया, एक पिटीशन लेके, सतीश सालियाना आ गया, उसके पास में वकील नहीं है, ऐसा मान के चलिए। एक जूनियर वकील आ गया, कोई सादा, जो भी उसकी कैपेसिटी थी, 500,000 रुपए बेचारे ने बोला भाई इतना ही दे सकता हूं मैं, या फिर उनको लीगल एड से फ्री का वकील मिला, और अपोजिट में आरोपी की तरफ से सपोज कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, ये 15 आ गए। तो अभी जो हमारे सीजीआई सूर्यकांत जी ने एक ही वर्ड में इनकी सबकी दुकानदारी, जो डिसऑनेस्ट वकीलों की, बंद कर दी है, वो मैं बताना चाह रहा हूं। अभी पूरा देश गौर से सुनिए। वो है नेशनल जुडिशियल पॉलिसी। उन्होंने कहा कि एक पॉइंट पे एक ही लीगल पोजीशन पूरे देश में चलेंगी।
एक अलग बोल रहा, वो अलग बोल रहा और ये गुमराह करके ऑर्डर ले रहे, ये नहीं चलेगा। और नहीं, और वो क्या हैवी वेट खड़े हो गए ना, हैवी वेट के खड़े होते ही जज साहब जो है सो हैवी वेट के तरफ मुड़ गए, क्या भाई माननीय कपिल सिब्बल आए हैं, माननीय सिंघवी साहब आए हैं, वो बेचारे नए नए कोई ट्रेनी आ गया है बेचारा। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया जजेस को। एक निरंकर नाथ वही का जजमेंट है, उसमें सीनियर काउंसिल था कॉमन मैन की केस में, तो जज ने उठा के उसका पिटीशन डिसमिस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया। उन्होंने कहा कि जजेस शुड बी मतलब ब्लाइंड फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज एंड दे शुड ओपन देयर आईज, ये जहीरा शेख में बोला है, फॉर द फैक्ट्स ऑफ द केस, लॉ एप्लीकेबल टू द केस। तो उन्होंने बोला कि दे शुड नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ द बार। ये ग्राउंड पे वो केस खारिज किया और बोला वो जज के पास केस मत दो, दूसरे जज के पास दो। श्रीरंग वाघमारे के केस में एक जज को फेवर करने के लिए, एक लेडी को फेवर करने के लिए जज ने अपने पद का दुरुपयोग किया, वो जज को डिसमिस किया गया। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, बोला कि बराबर है, तुम अगर किसी के इन्फ्लुएंस में ऑर्डर पास कर रहे तो दैट इज द इलीगल ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप, ये भी करप्शन है। अब मैं बताता हूं कि सीनियर काउंसिल की जिम्मेदारी क्या है। जो हमारे सूर्यकांत जी ने जो ये कहा ना कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी रहना चाहिए, उसके बेस पे हमने एक चेकलिस्ट बनाया। आप लगे तो आपके QIU के ब्लॉग पे भी अपलोड कर देना, और इंडियन बार एसोसिएशन के ब्लॉग पे भी आपको मिल जाएगा। ये अभी ये इनकी दुकानदारी बहुत जल्दी बंद होने वाली है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है, सॉफेस्ट्री, स्ट्रॉमैन फैलेसी, इनकी सब बंद होने वाली है सीनियर काउंसिल। अब लॉ क्या कहता है कि अगर एक गरीब आदमी खड़ा है, इसके खिलाफ में ये 15, 20, 50 सीनियर काउंसिल खड़े हैं, उस गरीब आदमी के फेवर के कौन से लीगल पॉइंट है, ये बताने की जिम्मेदारी है सीनियर काउंसिल की है, अपोजिट के काउंसिल की है। अच्छा, हाँ। क्या बात है, कमाल कमाल। मतलब अगर कोई गरीब आदमी आ गया है कोर्ट में, उसके खिलाफ काउंसिल खड़ा है, तो उसके फेवर में कौन सा कानून जा रहा है, क्या लीगल पक्ष है, ये बताना जिम्मेदारी अपोजिशन के या सीनियर काउंसिल की है। यस, और सिर्फ गरीब ने, हर मैटर में, हर मैटर में। और इसके ES रेड्डी का ऐसा नहीं कि वो कंसील नहीं कर सकता है, नहीं, अगर उसके अच्छा मान लीजिए कि कोई पॉइंट उसके फेवर में जा रहा है और उस पॉइंट के सामने आने से सामने वाले को जस्टिस मिल रहा है, और उस पॉइंट को अपोजिशन की पार्टी ने कंसील कर लिया, छुपा लिया, हाइड कर लिया, या उसको वहां पर कुछ बोला नहीं, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपोजिशन के वकील की है क्या? हाँ, वो तो ये कह सकता है कि मुझे नहीं मालूम इस बारे में, मुझे कोई जानकारी नहीं है, आई एम ए डम लॉयर, I am unable to find the point which is going in favor of the opposite party. बताता हूँ। Ignorance of law is no defense for common man. मुझे कानून पता नहीं है, डिफेंस तो कॉमन मैन को नहीं है, वकीलों को कहां से रहेगा? और जब तुझे लॉ पता नहीं है तो तू वकील बोल के काम करने का हकदार नहीं है। अच्छा। ये केस लॉ है ना, सोवरिन प्रजापति 2025 का, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पालडीवाला के बेंच का जजमेंट है। और इस पे तुमने केस लॉ ठीक से बताया नहीं, सरकार के वकील ने करके, सरकार ने उन पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन देने का ऑर्डर हुआ है अभी लेटेस्ट में। अच्छा, अभी जस्टिस पालडीवाला तो है ही है, तो रिटायर भी नहीं किए, और अभी बाद में CJI बनने वाले हो तो। अच्छा, हाँ, 2030 में CJI वो बनने वाले हैं। तो 5-5 लाख रुपए देना पड़ गया है जुर्माना। हाँ, यस, सरकार वो गरीब लोगों को 5-5 लाख। तो अभी हमने क्या किया, ये सारे जो केस लॉ है इसको मिलके एक 150 पेज का एक नेशनल जुडिशियल पॉलिसी, जो सूर्यकांत जी के जो सपनों का सिस्टम है,
उसके सपोर्ट के लिए हमने बनाया है, उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। देश के सारे जजेस को, सारे बार एसोसिएशन को, सारे वकीलों को, सबको भिजवा दिए। और दूसरा वेरी एक गुड। है, हाँ, दूसरा एक है जो कंटेम्प्ट में मिसयूज होता है, कंटेम्प्ट लॉ का, उसके ऊपर में ये दे दिया है। अब हमने इसमें कैसा किया मैं बताता हूँ, चेकलिस्ट बनाया है। सूर्यकांत जी ने क्या कहा कि कुछ भी, मतलब एक को एक ऑर्डर, कपिल सिब्बल खड़ा हो गया तो दूसरा ऑर्डर, और जूनियर वकील खड़ा है तो दूसरा ऑर्डर, गरीब आदमी खड़ा है तो तीसरा ऑर्डर, ये नहीं चलेगा। वाह वाह, हो गया। तो बहुत जबरदस्त बात हो गई है। हाँ, और उन्होंने जो कहा वो ऑलरेडी लॉ है, बट इम्प्लीमेंट नहीं होता था ना। जब जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे लोग रहते थे तब इम्प्लीमेंट नहीं होता था ठीक तरह से। अभी सूर्यकांत जी आ गए। अब क्या है मालूम है क्या, एक सोम मित्तल का जजमेंट है 2008 का, सुप्रीम कोर्ट का, 3 जज बेंच का, और कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट है, लेकिन उसमें तो बहुत सुंदर लिखा है। और एक दूसरा जजमेंट है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का 2018 का। उसमें क्या लिखा है कि अगर कि कोई कोर्ट एक ऑर्डर पास कर रहा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को वार्निंग दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, अगर आप कोई ऑर्डर पास कर रहे हो तो पहले आपका जिम्मेदारी है ये वेरीफाई करो कि ऑलरेडी जो इस पे लॉ सेटल्ड है उसके खिलाफ में आपका फाइंडिंग, आपका ऑर्डर, आपका डायरेक्शन नहीं जा रहा है। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के कई फिल्टर्स हैं। एक पहला, उसका खुद का वकील वेरीफाई करे, उसका वकील चूक गया तो यह जिम्मेदारी सरकारी वकील की है। सरकारी वकील के अलावा जो अपोजिट के काउंसिल्स है, सीनियर काउंसिल है, उनकी है, वो सब चूक गए तो अगला फिल्टर है उस जज का, और उस जज में नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट के जज तक आ गए। ये खुद सोम मित्तल में खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया। अब उस जज की जिम्मेदारी है वो चेक करे कि ये गरीब आदमी ये कह रहा है। सतीश सालियान जी का केस ले लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का केस ले लीजिए, सामने इतना बड़ा ड्रग माफिया खड़ा है। कल सूर्यकांत जी ने बोला कि ड्रग के मामले में जजेस ने सुओ मोटो कैसा परस्यू करना चाहिए, तो कई लोगों को एडमिट होना पड़ गया हॉस्पिटल में जो भी है। हाँ, परसों जो उन्होंने कहा है मुंबई में, तो उसका बहुत भयंकर, कल बल्कि भयंकर सुनते हैं कि मुंबई की पावर गैलरी बहुत परेशान हो गई है। हलचल हो गई है, बहुत ये हो गया है। तो अभी अब यहाँ सतीश सालियान जी आ गए सब कुछ कोर्ट में। ये तो केस लॉ लेकर आ गए हम लोग, ऐसा मान के चलो केस लॉ नहीं आए, वो बोलते हैं कि साहब ये मेरा कंप्लेंट है, मेरे बेटे का गैंगरेप और मर्डर हुआ है, मेरा एक कंप्लेंट है, वो लोग एफआईआर नहीं कर रहे हैं। ये कंडीशन में कोई भी केस रहेगा, किसी का प्रॉपर्टी का है, किसका ये जो भी है, ये कंडीशन में इस पॉइंट पर केस लॉ क्या क्या है, ये लॉ सेटल्ड क्या है, और मैं जो ऑर्डर पास करूंगा वो सेटल्ड लॉ के आगे नहीं है, ये देखने की जिम्मेदारी सरकारी वकील की है, अपोजिट वकील की है। इसमें आदित्य ठाकरे के वकील आ गए, पास बोला, उनकी है। इसके अलावा ये सब चूक गए, कोर्ट की है, जज की है। और अगर जज अपना कर्तव्य निर्वहन करने में सफल नहीं रहा या फिर असफल रहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से इमीडिएट स्टेप्स नहीं लिए, तो क्या, तो अभी आप केस लॉ सुनते जाइए। एमपी द्विवेदी AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2326 नहीं, या फिर 2999 जो भी है, वो 1996 का जजमेंट है। एक दूसरा प्रिया गुप्ता 2013, तीसरा 2015 का NDMC दिल्ली का वर्सेस प्रोमिनेंट होटल्स,
चौथा उसमें सब समरी है। बलात्कार मिश्रा 1973, पांचवा प्रभा शर्मा 2017। ये लॉ क्या कहते हैं, वो जज सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग गाइडलाइंस को अपमान करने का आरोपी रहेगा, जिसमें सिविल कंटेम्प्ट में सेक्शन 2B, सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत उस जज को 6 महीने की सजा का प्रावधान है। उसके आगे चलिए, मैं अभी किसी जज का नाम नहीं ले रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी करते हैं। इसके आगे चलिए, सुब्रत राय सहारा में 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2 जज बेंच 3 जज बेंच के ऑर्डर के खिलाफ में ऑर्डर पास करेगा, वो 2 जज बेंच कंटेम्प्ट की सजा का हकदार रहेगा। जस्टिस कर्णन की केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज को 6 महीना जेल में भेजा और लिखा कि वो कोई जज की पोजीशन कंटेम्प्ट की सजा के आड़े नहीं आती है, कल चल के कॉमन मैन भी आकर एप्लीकेशन देगा और कंटेम्प्ट का अर्जी लगाएगा जजेस के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट को वो सुनना बंधन कारक है, उस पे ऑर्डर करना, उसके आरोपों को एग्जामिन करना बंधन कारक है। ये 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। अभी लेटेस्ट में नीरज सिंह माहौली का एक जजमेंट आया है जज का 2025 में, जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस पार्डीवाला ने बहुत सुंदर जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जब अगर जज के खिलाफ के आरोप सही पाए गए तो उस जज के खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन, उसको सस्पेंड, डिसमिसल जो करना है वो, और उसके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करना बाइंडिंग है। अब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में क्या आता है, जज ने लॉ को फॉलो नहीं किया, आईपीसी 166, 1 साल की जेल, गलत ऑर्डर पास किया तो 219 में 7 साल की जेल, अगर आरोपी को बचाने के लिए ऑर्डर पास किया तो 217, 218 में 3 साल की जेल। तो ऐसे अभी लॉ इतना ये बन चुका है, हमने ये सारे लॉ एक जगह लाकर माननीय सूर्यकांत जी के जो निर्देश थे नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के, उसके हिसाब से बुक बनाया है, चेक लिस्ट। जो ऑर्डर पास कर रहा है वो वेरीफाई करेगा कि मेरी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ये बिंदुओं के मैच करती है कि नहीं करती है। उसने गलती किया, जब अपीलेट कोर्ट में जाएगा तो अपीलेट कोर्ट वेरीफाई करेगा कि इसका न्याय तो ठीक है, लेकिन नीचे का जज ने जो गलती किया उसके ऊपर ये कार्रवाई कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें एक अभी कॉमन इसमें आ गई है। अब इसकी कॉपी सारे जजेस को भेज दी गई और सारे वकीलों को, सारे मीडिया हाउसेस को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे स्टेट के लॉ मिनिस्टर, देश के लॉ मिनिस्टर, यहां से लेकर सारे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, हर तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सारे बार एसोसिएशन, तो ये सारे लोगों को भेजी जा चुकी है और इसका श्रेय माननीय सीजे सूर्यकांत जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने पहल की है ये। और ये देश देख ले कि आपने वो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज रिटर्न के भी सीजीआई देखे होंगे। जब कॉमन मैन जब डिसीजन लेता है ना, जब जिसको पता है कि गरीबों का, कॉमन जूनियर वकीलों का क्या प्रॉब्लम है, तो देश में कैसी क्रांति आती है। ये एलिट क्लास जजेस, देखो मैं उनको आरोप नहीं कर रहा हूं, देखो वो भी एक क्लास है, उनके भी व्यू है, उनका भी योगदान लगेगा, लेकिन एक कॉमन मैन जिस तरह से क्रांति लाएगा ना, उस तरह से क्रांति एलिट क्लास की अपेक्षा मुझे कम है। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे वो सो कॉल्ड ये व्हाइट कॉलर लोगों से क्रांति की 0.01% अपेक्षा नहीं है। उससे बेटर एक देश के जो, जिनको आप तथाकथित कहते हो युवा, ये बिगड़े हुए हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, जो भी है,
उनसे मुझे ज्यादा अपेक्षा है। तो हमारा एक कॉमन, और क्या, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। हाथ कंगन को आरसी, हाथ में कंगन दिख जाता है, किसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो अभी सूर्यकांत जी आए हैं, तो इस तरह से उनका उनका विजन था, उनकी आइडिया लेकर ही नेशनल जुडिशियल पॉलिसी का ये बुक का ड्राफ्ट बनाया अपना। अब आने वाले जनरेशन, देखना ये जो किताब है ना, ये सदियों तक याद रखेगा, याद रखा जाएगा। कैसा था कि ये देश को, अगर देश ने देखा है, औरंगजेब था, औरंगजेब के साथ में युद्ध लड़ा शिवाजी महाराज ने, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने। संभाजी महाराज की उन्होंने जान ले ली, लेकिन वो जो बीज बोया था ना, वो बीज आज ऐसा बन गया है कि औरंगजेब के जो तथा जो भी उनके वंशज होंगे या फिर उनके समर्थक होंगे, आज उनको डर है, शर्म है बताने के लिए कि जो एम्पायर था जिसका, उस समय जो अत्याचार कर रहे थे लोगों पे, तो आज राज किसका है? आज शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाले लोगों का आज बोलबाला है, दबदबा है, राज उनका है। तो क्या है कि आप अपने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को देख लीजिए। एक समय था उनको मजाक उड़ाया जाता था, हंसा जाता था, उन्होंने किताब लिख लिया, जो करना था राइटअप कर दे दिया। आज क्या है? आज आपको उन हंसने वाले, जिन पे हंसते थे लोग, उनका आपको अनादर करने का अधिकार नहीं है। आज आपको मतलब दिल्ली से लेकर एक नीचे के छोटे ऑफिस तक आपको बाबा साहेब आंबेडकर जी का फोटो दिख जाएगा। तो ये जो क्रांति है ना, विचारों की क्रांति, कागज पेन की क्रांति इस तरह से आती है। तो इसके ऊपर हमारे इनका रामधारी सिंह दिनकर का ही है ना वो, समय एक सा रहता किसका सदा, निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो है उत्सव मग्न आज, कल शोक से रोता वही, अनाथ कहलाता जो आज, नरनाथ कर होता वही। तो ये जो है, ये हमारी साइड सच की है, हक की है। हमने ये कभी नहीं कहा कि मतलब हमारे फेवर में ऑर्डर दीजिए, बिल्कुल हमारा प्रिंसिपल न्याय के फेवर में ऑर्डर कीजिए, बस डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। क्या सही है ये देखो, कौन सही है ये मत देखो। वो मिस्टर कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं और एक कॉमन मैन क्या कह रहा है मत देखो। आपको इक्वल जस्टिस पे आओ। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है, जज की पोस्ट इजी नहीं है। लेकिन हाँ, अरे भाई, सरकार का दबाव, ये माफिया का दबाव, लॉबी का दबाव, और ऊपर से हाँ, इतना करके उसमें से रास्ता निकाल के, और सिस्टम करप्ट है, मतलब इजी नहीं है, उसमें से करके फिर सूर्यकांत जी जैसा एक खंडा आदमी आता है, आशा की किरण देता है। तो आसान नहीं है रास्ता, लेकिन सही रास्ते पर है। लाइन लेंथ सही है। लाइन लेंथ सही है। हाँ, और जितनी जनता जागरूक बनेगी उतना अत्याचार, पाप, करप्शन कम होगा। क्योंकि क्या है, आप लाइट दीपक जला दो, अंधेरा अपने आप हट जाएगा, खत्म। तो लोगों को करने की क्या जरूरत है, मैं बताता हूं। देखो ये क्या करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, कोई भी लीडर, वो चाहे आपका एडवोकेट्स का भी लीडर रहेगा, तो कोई भी लीडर, ऐसे बहुत कम लीडर आपको मिलेंगे जो सही में लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए विचार करेंगे। मैक्सिमम क्या सोचते हैं कि भाई वकीलों को पावरफुल मत बनने दो, वकीलों को जुडिशियस मत बनने दो। क्योंकि अभी मुझे इतना बताइए, अगर कपिल सिब्बल ने झूठ बोला, एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा ने कोर्ट को झूठा बोल के ऑर्डर लिया,
तो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी लेटर लिखते कि ये हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, इनकी जिम्मेदारी है ये कि वो लेटर लिखते कि हमारे जो नोबल प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी, इसको ये बदनाम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोई एडवोकेसी का प्रोफेशन कोई, तो आप जाके नाई की दुकान में बाल कटा रहे हो या जाके आप ये कर रहे हो, रास्ते पे नॉनवेज बेच रहे हो, ऐसा प्रोफेशन नहीं है ये नोबल प्रोफेशन ऑफ जस्टिस है। और इसमें जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने आर मुथुकृष्णन के 2019 के जजमेंट में लिखा कि जो ये मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, सच एडवोकेट्स आर डेड वुड एंड दैट मस्ट बी चॉप्ड ऑफ। ये उस पेड़ की सूखी हुई टहनी है जिसको तोड़ना जरूरी है इस पेड़ के ग्रोथ के लिए। वेरी गुड। तो आज मेरे ख्याल से 1 घंटा का वक्त हो चुका है, बहुत लंबा बहुत। आज गणतंत्र दिवस के दिन आपका बहुत ही चौंकाने वाले केस लॉज और जिस तरह से सीजीआई सूर्यकांत कॉमन मैन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पद पे आके, सर्वोच्च पद पे आके, वो पद जो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है, वो पद जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो 4 दीवारी है उसके सुप्रीम नहीं है, वो पूरे देश के सुप्रीम है वो। और इसलिए पूरे देश की न्याय व्यवस्था की कमान उनके हाथ में है। तो जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत ने एक एटमॉस्फेयर बनाया है, जुडिशियल सिस्टम वो क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कॉमन मैन अपने को स्ट्रेंथन फील करे, मजबूत फील करे। मैं समझता हूं आप ठीक कह रहे हैं नीलेश जी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और शायद ये 21वीं सदी के में ये टर्निंग पॉइंट होगा भारत के प्रजातंत्र के लिए, जब एक कॉमन मैन जो स्वयं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आकर के सुप्रीम कुर्सी तक पहुंचे हैं और वो इस तरह से कॉमन मैन के बारे में सोच रहे हैं। दिक्कत यह है कि जो सेटर गेटर सेटिंग गेटिंग करने वाले लॉबी थे, लुटियन लॉबी, उनके सेटिंग गेटिंग में खलल पड़ रहा है। तो खैर, धुआंधार बल्लेबाजी जारी है सीजीआई सूर्यकांत की, और वो गुगली भी दे रहे हैं और गुगली पर सेटर गेटर फेल हो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। गणतंत्र दिवस पर आज एक प्रकार से देश को आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।